हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लो भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। लास्ट क्लास तक मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा करके आ चुका। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, प्रोटीन के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, वसा के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब एक्चुअली में जो हमारी क्लासें स्टार्ट होगी वो आज से होगी। आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन पिछली 3 क्लासों को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग 70 से 80% आपका कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ जो 20 से 30% हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कुछ नहीं है भैया, कुछ थ्योरी है नॉर्मल, सीधी सीधी सी। उनके बारे में आपको 2-5 क्लासों में पढ़ना है। 4-5 क्लास और लगेगी, उसके बाद में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पिछली जो 3 क्लासें हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अर्थात पाचन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह है। और डाइजेस्टिव का मतलब क्या है, डाइजेशन से है। डाइजेशन क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे शरीर में ऐसे अंगों का समूह है जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपके शरीर में जो पाचन तंत्र की प्रणाली है, पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से पूरी होती है, किस तरीके से उसकी शुरुआत होती है, मध्य में क्या होता है, किस तरीके से इसका अंत होता है। तो उसकी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया पहले भी, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि भैया ये प्रोसेस होती क्या है। देखो भैया, इस प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से समझना। एक एक चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस ही समझ में नहीं आई तो भैया आपको पाचन तंत्र समझ में नहीं आने वाला। फिर रटोगे, क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कहानी खत्म। लेकिन क्वेश्चन तो हो जाएंगे, आपको कैसे भी करवा के आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए, जो मैंने पढ़ाया है उन चीज़ों को याद कर ली थोड़ी बहुत, लेकिन एग्जैक्ट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का मतलब समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से समझना। पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, वो होती है जब आप भोजन को मुंह में लेते हो। अरे भाई, आपके सामने जब आप खाना खाते हो तो सामने थाली रखी हुई होती है भोजन की, तो आप वहां से उठाते हो और भोजन को क्या करते हो, इनहेल करते हो, उस भोजन को ग्रहण करते हो। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है भैया, इसमें पहली जो प्रोसेस होगी वो होगी इंजेशन। इस पहली प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन, यानी कि अंतःग्रहण। क्या कहा जाता है, अंतःग्रहण। इसमें भैया भोजन को ग्रहण किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है या इनहेल किया जाता है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस आपको समझ में आई।
किसी को कोई प्रॉब्लम? भोजन उठाया और आपने मुंह में रखा, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन, अर्थात अंतःग्रहण, यानी कि आपने भोजन को क्या किया? ग्रहण किया। ठीक है भैया। दूसरी प्रोसेस क्या होती है? ध्यान से समझना। दूसरी प्रोसेस होती है भैया डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन। इस पाचन का मतलब क्या है कि भोजन के जो जटिल भोज्य पदार्थ है, यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है, इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना। सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। या भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है। किस तरीके से हमारे शरीर में पाचन होता है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा करके आ चुका है, क्योंकि आपने शुरुआत की जो 3 क्लासें देखी है ना, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, जब ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना तब सारी चीजें आसान लगेगी। जैसे कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डाइजेशन का मतलब एक्चुअली में डाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। कि ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने कुछ नहीं यहाँ पर डाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है भैया, कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद में उसका क्या हुआ? उसके बाद में उसका डाइजेशन हुआ, यानी कि उसका पाचन हुआ। तो पहली प्रोसेस हमारी इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण, जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और दूसरी जो प्रक्रिया है पाचन तंत्र की वो है भैया डाइजेशन यानी कि पाचन, जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है, या भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए तीसरी जो प्रोसेस देखते हैं वो कौन सी है? तो वो होती है भैया एब्जॉर्प्शन। वो कौन सी है? एब्जॉर्प्शन है। वो भैया अवशोषण है। वो कौन सी होती है? अवशोषण होती है। इसमें क्या होगा? इस तीसरी प्रोसेस में क्या होगा कि भाई भोजन का पाचन हो गया है, तो जो पचा हुआ भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो आपकी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, भाई आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? तो डुडेनम है। दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है जेजुनम। और तीसरा भाग कौन सा है? तो तीसरा भाग है भैया इलियम। तो डुडेनम वाले भाग में भोजन का जो पाचन है वो लगभग पूरा हो जाता है। भाई छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद में जो जेजुनम और इलियम वाले जो भाग है, इसमें भैया ये जो पचित भोजन है, इस पचित भोजन का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है भैया। इस पचित भाग का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। इस इलियम वाले भाग में आपको कुछ इस तरीके से एक संरचना दिखाई देती है, अंगुली नुमा उभरी हुई। इस तरीके से इसलिए बनी होती है ये, ताकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो, ताकि ये अधिक से अधिक पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन कर सके,
ताकि ये अधिक से अधिक इस पचे हुए भोजन का क्या कर सके, एब्जॉर्प्शन कर सके। देखो दोनों किनारों से कर सकता है ये। तो ये क्या है, ये है विलाय, विलाय विली। इसमें क्या होता है, पचित भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जेजुनम और इलियम वाले भाग में पचे हुए भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद में भोजन का पाचन हुआ और उसके बाद में इस भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। तो तीसरी प्रोसेस आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ, तीसरी प्रोसेस आपको समझ में आई या नहीं आई? अरे भाई, पाचन के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसका अवशोषण होगा। अरे सबसे पहले आपने भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद में उसका पाचन हुआ और तीसरे नंबर पर क्या होता है, इस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग में लगभग भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। हमने देखा भी है कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस तरीके से वसा का पाचन होता है, किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है। तो छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग तक लगभग भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। अब बचा जेजुनम और इलियम वाला भाग। तो इस जेजुनम और इलियम वाले भाग में क्या होता है, इस जेजुनम और इलियम वाले भाग में जो पचा हुआ भोजन है, जो पचित भोजन है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम वाले भाग में एक संरचना होती है जिसे विलाय कहा जाता है। इस विलाय में सबसे ज्यादा पचे हुए भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है भैया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मिटा दूं इसको। ओके, तो तीसरी प्रोसेस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको मिटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें चौथी प्रोसेस भी तो पढ़नी है। ठीक है, ये चीजें याद रखना, अभी दोबारा वापस लिखूंगा सेम यही चीजें। यहां तक क्लियर है सारी कहानी? ओके, चौथी जो प्रोसेस है भैया हमारी, वो कौन सी है? वो है असिमिलेशन। वो कौन सी है? वो है भैया असिमिलेशन। वो कौन सी है भैया? वो है असिमिलेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है स्वांगीकरण। और इस प्रोसेस में क्या होता है भैया, सबसे समझने वाली बात तो यह है, क्योंकि ये चौथी जो प्रोसेस होता है ना, स्वांगीकरण, असिमिलेशन, ये चीजें जल्दी से याद नहीं होती है भैया आपसे। ये चीजें जल्दी से याद नहीं होती है। तो इस चीजों को कैसे याद किया जाए, ध्यान से समझना। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है भाई, जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, इस छोटी आंत के इलियम वाले भाग में क्या होता है, एक संरचना होती है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम क्या है, इसके बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, जिसे विलाय कहा जाता है या विली कहा जाता है। इसमें भैया सबसे ज्यादा भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस विलाय में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका? जो डाइजेस्टेड फूड है उसका, डाइजेस्टेड फूड का। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, इसका भैया अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका अवशोषण हो रहा है। किसका? इस डाइजेस्टेड फूड का, इस पचित भोजन का। किस में? इस विलाय में। ध्यान से समझना, ध्यान से नहीं समझा तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझा तो जिंदगी भर का भी नहीं भूलोगे। ठीक है,
तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस डाइजेस्टेड फूड का, तो ये जो पचित भोजन है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, इस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड की सहायता से, ब्लड की सहायता से यानी कि रक्त की सहायता से खा ले जाया जाएगा, सेल कोशिकाओं में ले जाया जाएगा, या टिश्यू में ले जाया जाएगा, या उत्तकों में ले जाया जाएगा। अरे भाई कोशिकाओं का समूह ही तो उत्तक कहलाता है, तो या तो आप कोशिका लिख दीजिए या फिर उत्तक लिख दीजिए, बात एक ही है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि छोटी आंत के इलियम वाले भाग में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर इस डाइजेस्टेड फूड को खा ले जाया जाता है ब्लड की सहायता से, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाया जाता है, और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में इसे तोड़ा जाता है और इससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। किस तरीके से होगा, तो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था, कल वाली क्लास में, कि जो भोजन का अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है, और वो ग्लूकोज को ब्लड की सहायता से आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है, और कोशिकाओं में उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, बताया था। अरे मैंने आपको क्या बताया था कि भोजन का जो अंतिम रूप है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, और इस ग्लूकोज को ब्लड की सहायता से कहां पहुंचाया जाता है, आपकी कोशिकाओं के पास। तो मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, इन कोशिकाओं के पास क्या है, ये ग्लूकोज है भैया। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा था मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहां पर किसका निर्माण किया था, एटीपी के फॉर्म में मैंने यहां पर ऊर्जा का निर्माण किया था। तो यही बात तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। मैंने कौन सा यहां बंगाली में लिखा है भाई, मैंने कौन सा यहां पे बंगाली में लिखा है, मैंने भी तो आपसे यही चीज कही है। लेकिन अगर आप उस चीज को नहीं समझते जो मैंने आपको पहले सिखाई है, तो आज यहां पर आपको प्रॉब्लम आती समझने के लिए, तो आपको यहां पर प्रॉब्लम आती समझने के लिए। तो अब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखो, ये पिछली 3 क्लासों में आपने जो चीजें पढ़ी है ना, वो सारी की सारी ही चीजें यहां पर आपको सीखने को मिलेगी, यहां पर काम आएगी, बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाली है भैया, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को असिमिलेशन कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूं कि असिमिलेशन की प्रोसेस क्या होता है। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहा जाता है। इस विलाई में पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर पचे हुए भोजन का क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। फिर अवशोषण के बाद में ब्लड की सहायता से इस पचे हुए भोजन को खा ले जाया जाएगा, आपकी कोशिकाओं के पास ले जाया जाएगा। कोशिकाओं के पास जब ये पहुंचेगा तो ये ग्लूकोज के रूप में पहुंचेगा। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है वो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ होता है, कुछ मात्रा में जल बनता है कि नहीं है, और यहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें कार्य करने की क्षमता आती है। अरे भाई ऊर्जा आएगी उनके पास तो वो कार्य करेंगे लगातार, जिससे हमारा शरीर लगातार कार्य करता रहता है, जिससे हम जो है वो लगातार कार्य करते रहते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी आती रहती है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है असिमिलेशन, स्वांगीकरण कहा जाता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पचे हुए भोजन को एब्जॉर्प्शन किया जाता है, फिर ब्लड की सहायता से इस पचे हुए भोजन को हमारे शरीर की कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है, कोशिकाओं में से तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, असिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण कहा जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। बोलो तो 5वीं प्रोसेस पढ़ाई जाए आपको। ओके तो 5वीं लिख देता हूं भैया मैं, एक्सीरेशन, या फिर भैया इसे इजेशन भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन। हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में से कहा जाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन
यानी कि पचा हुआ भोजन तो एक तरफ निकल गया, लेकिन पचे हुए भोजन के अलावा भी तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचा होगा जिसे आप मल के रूप में जानते हैं। तो उस मल वाले चीज को, यानी कि उस मल को इस एक्सीडेशन उत्सर्जन प्रोसेस के तहत शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे शरीर में कैसे बाहर निकाला जाता है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। ले लिया आपने? बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, मिटा देता हूं। देखो भैया, कैसे निकाला जाता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर। देखो भैया, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। इस बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग हो गए? 3 भाग। एक हो गया है सीकम, एक हो गया कोलोन और एक हो गया रेक्टम। बोलो, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये मैंने सही लिखा है क्या? कौन कौन से भाग है भैया? एक है सीकम, एक है कोलोन और एक है रेक्टम। एक है सीकम, एक है कोलोन और एक है रेक्टम। तो याद रखना मेरे भाई, इस बड़ी आंत में क्या होता है भाई? भोजन का एब्जॉर्प्शन तो हो चुका है भाई, भोजन का एब्जॉर्प्शन तो हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इनसे ही तो ऊर्जा मिलती है। तो हमारे भोजन में जो कुछ चीजें आई है उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है कि नहीं, विटामिन का तो पाचन होता ही नहीं है। विटामिन, मिनरल्स, जो भी चीजें आई है उन सबका पाचन हो चुका है भैया, सॉरी, उन सबका एब्जॉर्प्शन हो चुका है कि नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद में जो बचा हुआ भोजन है उसमें से भैया पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है। क्योंकि छोटी आंत के बाद में भोजन खा जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है, याद रखना, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। पानी का क्या होगा? अवशोषण होगा। ठीक है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद में ये जो सीकम वाला भाग है, इस सीकम वाले भाग में कुछ समय के लिए ये जो बचा हुआ भाग है भोजन का, जिसे आप अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है, अरे भाई, जब देखो भोजन में जो अच्छी अच्छी चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है कि नहीं, मिनरल्स है कि नहीं, उन सबका तो एब्जॉर्प्शन पहले ही हो चुका है छोटी आंत में, है कि नहीं। इलियम वाले भाग मैंने कहा ना कि पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है कि नहीं। उसके बाद में भोजन बड़ी आंत में है, तो बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन होता है भैया। ठीक है, चलो छोड़ो, अब तो बस ये चीज याद रखना कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है। ये भूल जाना, ये भाई विटामिन को, मिनरल्स को भूल जाना। एक बार मैं देखकर और कंफर्म कर दूंगा। वैसे जहां तक तो मैंने बताया वो सही है, लेकिन बस जब हम लास्ट में छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे तब वहां मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा भैया, है कि नहीं है। थोड़ी बहुत मेरे दिमाग से भी क्या चीजें फिसल रही है। तो बस आप तो ये याद रखना कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका तो एब्जॉर्प्शन होता ही होता है, और बड़ी आंत में फिर भैया पानी का अवशोषण हो जाता है कि नहीं है। और यहां पर भैया जहां तक आ जाता है, या तो छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में, दोनों में से किसी न किसी में जो विटामिन है, जो मिनरल्स है, जो आयन्स है, उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मेरे हिसाब से छोटी आंत में होता है, लेकिन बाद में हम आपको क्लियर बहुत अच्छे से बता देंगे, है कि नहीं। तो बड़ी आंत में भैया पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जब सब चीजों का अवशोषण हो चुका है तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं, अपशिष्ट पदार्थ बचा। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ना भैया, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, इस अपशिष्ट पदार्थ कुछ समय के लिए तो यह ठहरता है रेक्टम वाले भाग में, और फिर एनस वाले भाग से शरीर से इसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, यानी कि इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखो भैया, मैंने क्या कहा कि बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है बचे हुए चीजों में से, यानी कि बचे हुए भोजन में से,
है कि नहीं है। और होने के बाद में जो रेक्टम वाले भाग में है उसमें अपशिष्ट पदार्थ या फिर मल कह दीजिए या बचा हुआ भोजन कह दीजिए, वो कुछ समय के लिए इस रेक्टम वाले भाग में ठहरता है और उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल एनस यानी कि जो गुदा वाला भाग है, हमारे शरीर का जो गुदा वाला भाग होता है उसे ये अपशिष्ट पदार्थ है, उसे ये मल जो है ये इसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, इसको त्याग दिया जाता है, इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस बाहर निकालने की प्रोसेस को, इस अपशिष्ट पदार्थ को, इस मल को एनस वाले भाग के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सीरेशन कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जन कहते हैं हिंदी में। तो ये प्रोसेस होती है भैया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां तक चीजें समझ में आ गई, यहां तक चीजें समझ में आ गई भैया? यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई भैया? आ गई ना? तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका एक बार और रिवीजन करवा दिया जाता है। बोलो, एक बार और रिवीजन करवा दिया जाए आपका? एक बार और रिवीजन करवा दिया जाए क्या? बताओ। देखो भैया, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने भोजन ग्रहण किया, इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण। उसके बाद में इसका पाचन हुआ यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट किया गया। फिर जो पचा हुआ भोजन है उसको छोटी आंत के इलियम वाले भाग में एक संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहा जाता है, उसमें इसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में प्रोसेस आती है चौथी, असिमिलेशन। इस विलाय वाले भाग में जो पचा हुआ भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको ब्लड की सहायता से आपके शरीर की कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में उसे तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को असिमिलेशन या स्वांगीकरण कहा जाता है। और फिर लास्ट एंड फाइनल बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है या फिर मल है उसे भैया एनस या गुदा वाले भाग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को एक्सीरेशन या फिर इजेशन या उत्सर्जन कहा जाता है। दोनों में फर्क है, ये इंजेशन है, ये इजेशन है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है भैया पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र कुछ इस तरीके से काम करता है आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लेना भैया इन चीजों को। बोलो, मजा आ रहा है पढ़ने में? अरे भाई आएगा क्यों नहीं। देखो, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ना मेरे भाई, मैं तो कुछ नहीं जानता, आपको बायोलॉजी ऐसी याद करवा दूंगा, ऐसी याद करवा दूंगा कि जिंदगी में आपने कभी सोची भी नहीं होगी। थारा भाई जोगेंद्र वाला डायलॉग सुना है ना, हम बायोलॉजी ऐसे पढ़ लेंगे कि किसी ने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, चलो क्वेश्चन बताता हूं आपको। इसको मिटा दूं क्योंकि अगर ये इसको नहीं मिटाऊंगा ना, चलो रहने देता हूं, ठीक है। और फिर भी क्वेश्चन लिखता हूं। अगर आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप भैया बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ रहे हो, लेकिन बताना जरूरी है भैया। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पाचन के संदर्भ में, दिख रहा है ना पहली बात तो, हाँ, कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन का या गलत कथन को पहचाने। पहला कथन है भैया, आपको 4 कथन बता रहा हूं, चारों कथनों में से आपको गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। पहला है कि जो अवशोषण है ना, अवशोषण, ये स्वांगीकरण से पहले लेकिन दिख तो रहा है ना, हाँ, लेकिन पाचन के बाद होता है, ठीक है भैया। दूसरा देखिए इसका कथन कि स्वांगीकरण
अंतःग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 11/10/2022 को भी लिख दूंगा मैं। तीसरी लाइन देखो भैया कि जो पाचन होता है वो निष्कासन से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद। दिख तो रहा है ना आपको। और चौथा है भैया स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण के बाद होते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया आरआरबी ग्रुप डी में 11/10/2022 को कब पूछा गया था? 11/10/2022 को पूछा गया था। बताओ बताओ भैया, बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा? ये मैंने आपको पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया पढ़ाई है इसी से संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में 11/10/2022 को। तो कहने का मतलब आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। पहले इंजेक्शन यानी कि अंतःग्रहण, उसके बाद में डाइजेशन, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में असिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण, उसके बाद में भैया एक्सीडेशन, इंजेक्शन या उत्सर्जन, जिसे आप निष्कासन भी कह सकते हैं। देखो भैया मैं पढ़ के सुनाता हूं तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पाचन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है, यानी कि जो गलत है उसका चयन करना है आपको। पहला है अवशोषण स्वांगीकरण से पहले। तो देखो भैया ये अवशोषण रहा, क्या ये स्वांगीकरण से पहले है? बिल्कुल भैया स्वांगीकरण से पहले है, लेकिन ये पाचन के बाद होता है। बिल्कुल भैया ये पाचन के बाद है। तो पहला तो कथन सही है भैया। दूसरा कथन देखो कि जो स्वांगीकरण है वो अंतर्ग्रहण से पहले। अरे भाई जो स्वांगीकरण है ये अंतर्ग्रहण से पहले है क्या? नहीं भैया अंतर्ग्रहण के बाद है। लेकिन अवशोषण के बाद, भाई अवशोषण के बाद तो है लेकिन अंतर्ग्रहण से पहले नहीं है भैया। तो दूसरा गलत कथन हो जाएगा। तीसरा देखो जो पाचन है वो निष्कासन से पहले। अरे भाई जो पाचन है वो निष्कासन, देखो निष्कासन कह दो या फिर उत्सर्जन कह दो, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। तो पाचन जो है वो निष्कासन से तो पहले है लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद है। बिल्कुल अंतर्ग्रहण के बाद है भैया पाचन। ठीक है, तीसरा समझ में आ गया। चौथा देखो स्वांगीकरण और अवशोषण, यानी कि स्वांगीकरण और ये जो अवशोषण है ये दोनों जो है वो अंतर्ग्रहण के बाद होते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद है भैया, देख लीजिए। तो तीसरा और चौथा भी सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे गलत कथन का चयन पूछा है। तो गलत कथन कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया
या फिर डायरेक्ट आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे देगा जैसे कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। एक ऑप्शन दे दिया पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन और फिर पाचन। चौथा कोई और अच्छा सा ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा गलत कथन का चयन करो, फिर ऐसे आपको बताना रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भाई को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, जल्दी बताओ। नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखा करो भाई, काम आने वाली चीजें। अभी आपके पास समय है, इसलिए आप उस समय की कदर नहीं करते हैं, फिर आपकी एग्जाम आ जाएगी, फिर 1-2 महीने में क्या क्या पढ़ोगे भैया? आपसे पूछता हूं मैं, क्या क्या पढ़ोगे? मैथ पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे भाई? और साइंस में भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी रहती है, क्योंकि बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब में, है कि नहीं? तो भैया अभी मौका है। और ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एक फाउंडेशन बैच है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, आपको बायोलॉजी यहाँ पर बहुत अच्छे से सटीक तरीके से पढ़ाई जाएगी। एसएससी वालों आप भी देख लो भैया, और भी एनडीए, सीडीएस, नीट, पटवार, पुलिस, लेबर असिस्टेंट, जो कुछ भी एग्जाम है, सभी एग्जामों में बस मस्त तरीके से पढ़ाएंगे भैया, बिल्कुल कंजूसाई नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाने में कंजूसाई की तो जिंदगी खराब, लेकिन जिंदगी खराब नहीं करनी है भैया। चलो ले ले स्क्रीनशॉट, ओके मिटा दूं। अब देखो भैया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के बारे में और पढ़ाऊंगा, तो चलिए भैया उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ले ले आपने स्क्रीनशॉट, ओके। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भैया। आगे चले, चलो भैया आगे चलते हैं। देखो भैया, जो आपका पाचन तंत्र होता है ना, पाचन तंत्र, ये 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। ध्यान से समझना मेरी बातों को, कितनी चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है? 2 चीजों से। पहली है एलिमेंट्री कैनाल, ए, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरी है भैया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। पाचक ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां, बताओ पाचक ग्रंथियां या फिर बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो किसका, जूस यानी कि रस का निर्माण करती है और एंजाइम का निर्माण करती है। ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? ऐसी ग्रंथियों को भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और ये सभी ग्रंथियां किस में हेल्प करती है? ये सभी ग्रंथियां भोजन के पाचन में हेल्प करती है। अरे भैया करती है या नहीं करती? क्योंकि जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इन सभी ने तो जूस और एंजाइम का निर्माण किया है। और जूस और जो एंजाइम है वो किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उन सब चीज़ों को हम पढ़ करके आ चुके हैं कि किस तरीके से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस तरीके से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, किस तरीके से आपके शरीर में वसा का पाचन होता है। बोलो
क्या आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, तो फिर अरे भाई आपने पढ़ा है ना, तो फिर कैसी बातें करते हो यार आप? हमने सब कुछ पढ़ रखा है भाई सब। हमने ये भी पढ़ रखा है कि हमारे शरीर में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हमने ये भी पढ़ रखा है कि हमारे शरीर में किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है, किस तरीके से वसा का पाचन होता है, और पाचन में किस तरीके से एंजाइम सहायक होते हैं। हमने सारी चीजें पढ़ रखी है, तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है? डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, याद रखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किन ग्रंथियों को डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है, तो याद रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को कहा जाता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या? ये आहार नाल क्या है? यह वह पाइप है जिससे होकर भोजन गुजरता है। तो लिख लीजिए भैया कि यह वह पाइप है जिससे होकर भोजन गुजरता है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं मैं, तो इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है भैया, और फीट में पूछे तो लगभग 33 फीट इसकी लंबाई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, इस पाइप की लंबाई इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री जो कैनाल होता है वो कितना लंबा होता है? तो लगभग 9 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 33 फीट का होता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल है क्या? ये आहार नाल है क्या? तो यह वह पाइप है जिससे होकर क्या गुजरता है? जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। ठीक है, अब भोजन किस किस रास्ते से होकर गुजरता है? तो सबसे पहले कहां जाता है? आपके माउथ में जाता है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। सबसे पहले कहां पे गया? आपके माउथ में गया, यानी कि आपके मुंह में गया। अब मुंह में क्या क्या है? तो मुंह में आप कहोगे कि टीथ है, यानी कि दांत है। इसके अलावा टंग है, यानी कि जीभ है। और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स है, यानी कि लारिये ग्रंथि है। अरे भैया आपके मुंह में दांत है ना, जीभ है और लारिये ग्रंथि है। दांत क्या करते हैं? भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कल की क्लास में हम दांतों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, कौन सा दांत क्या काम करता है, सारी प्रोसेस, दांत की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको तो जितना समझाया जा रहा है उतना आप पढ़ लीजिए। हमारे दांतों के लक्षण क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भैया। तो हमारे मुंह में दांत होते हैं, जीभ होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। तो सलाइवा में एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। और मुंह के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है भैया फूड पाइप में, यानी कि भोजन नली में जाता है। ठीक है, भोजन नली के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है आपके स्टोमक में, यानी कि आपके आमाशय में। आमाशय में आप सभी को पता है प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि इसमें 2 एंजाइम है। एक कौन सा है? एक तो है पेप्सिन और एक है रेनिन एंजाइम। तो आपके पेट में कौन सी ग्रंथि थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, यानी कि जठर ग्रंथि थी। और इस जठर ग्रंथि ने किसका निर्माण किया था? गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस का। और इस जठर रस में कौन से एंजाइम थे? एक तो था पेप्सिन और दूसरा था रेनिन। दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक थे। पेट के बाद में भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। कहां पे जाता है?
छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत से शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, मैंने आपको 10 बार बता दिया। एक जुड़ा हुआ होता है लीवर और दूसरा जुड़ा हुआ होता है पैंक्रियाज, यानी कि यकृत और अग्नाशय। ठीक है, इससे एक जूस निकलता है, उस जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। तो स्वयं स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह व्यवहार करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं भैया। बताओ भैया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है भैया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भैया पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत में मैंने आपको बताया कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम वाले भाग में लघु लघु भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। जेजुनम और इलियम वाले भाग में पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और बड़ी आंत का जो रेक्टम वाला भाग उसमें भोजन कुछ समय के लिए ठहरता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है जो बचा हुआ भोजन का भाग है वो कुछ समय के लिए ठहरता है। उसके बाद में एनस वाले भाग से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसके बाद में क्या आएगा, लास्ट एंड फाइनल एनस आएगा भैया, यानी कि गुद्दा वाला भाग आएगा, जिससे होकर अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर जाते हैं। दिख तो रहा है ना? हाँ, तो ये आहार नाल है भैया। ये आहार नाल वह पाइप है जिससे होकर भोजन गुजरता है। माउथ, सबसे पहले भोजन गया, इसमें दांत, जीभ और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में भोजन नली में भोजन जाता है। उसके बाद में पेट में भोजन जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर एनस वाले भाग से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहां से होती है। तो याद रखना मेरे भाई, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? शुरुआत होती है मेरे भाई इसकी माउथ से, यानी कि मुंह से। और इसका अंतिम वाला भाग कौन सा है? तो इसका अंतिम भाग होता है भैया एनस, यानी कि जो गुदा वाला भाग है वो, जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहां से हुई? आपके माउथ से, आपके मुंह से। और इसका जो अंतिम भाग है वो कौन सा है? वो है एनस, यानी कि गुदा वाला भाग। बताओ, अब आप सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो आपने बता दिया हमें, अब देखो फायदा हुआ ना, पिछले 3 क्लासों का नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी प्रोसेस मैं आपको पहले पढ़ा चुका जो एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ाई जाती है। तो चीजें तो आपको वैसे भी याद है, बस इतना सा याद रखना है कि इसकी शुरुआत मुंह से हुई है, इसका अंतिम भाग एनस है। एलिमेंट्री कैनाल वह पाइप है जिससे होकर भोजन गुजरता है, इसकी लंबाई 9 मीटर या फिर 33 फीट है। यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्राव ग्रंथि भी कहा जाता है। यह वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। कौन कौन सी है? अरे भैया, पहली तो हो गई सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरी हो गई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तीसरी हो गई लीवर, चौथी हो गई पेंक्रियाज, और 5वीं इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी आप कह सकते हो, आंतीय ग्रंथि भी आप कह सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से हमें इन्हीं 4 ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। वैसे मैंने आपको बहुत सारी बताई थी भैया, जब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताए थे तो लगभग 8 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया था। उनके बारे में जितना मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, कौन में किस ग्रंथि किसका निर्माण करती है, बस वही चीजें याद रखनी है। तो एक बार लास्ट क्लास में भी हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उस चैप्टर में 4 ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका, एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लीवर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पेंक्रियाज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है जो आंतीय रस का निर्माण करती है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन पांचों के पांच ग्रंथियों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं भैया, आज यहीं तक रखते हैं। तो बोलो, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ,
कल भैया हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कल हम माउथ स्टार्ट करेंगे। इस माउथ में हम टीथ, दांतों के बारे में पढ़ेंगे। पूरे दांतों में 1 घंटा लग जाएगा भैया। पूरे दांतों की संरचना के बारे में, दांत 4 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं है, बच्चों में कितने होते हैं, वयस्क में कितने होते हैं, इंसाइजर क्या काम करते हैं, कैनाइन क्या काम करते हैं, प्रीमोलर क्या काम करते हैं, मोलर क्या काम करते हैं, इंसाइजर होते कहाँ है, कैनाइन कहाँ होते हैं, प्रीमोलर कहाँ होते हैं, मोलर कहाँ होते हैं, हमारे दांतों के लक्षण क्या है, दांतों की संरचना कैसी होती है, दांतों किस किस के बने होते हैं हमारे दांत, बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, है कि नहीं है। छोटे बच्चों में कौन कौन से दांत होते हैं, छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, मांसाहारी जीवों का संकेत किन दांतों को कहा जाता है, आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे भैया, ठीक नहीं है। भोजन की जो पहली बाइट ली जाती है, सेब की जो पहली बाइट ली जाती है, वो किन दांतों से ली जाती है कि नहीं है। अकल के दांत किसे कहते हैं, सारी चीजें हम आपको पढ़ा देंगे कल के क्लास में। आप दांतों के मास्टर बन जाएंगे। मास्टर क्या बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे भैया। और आज के 4-5 दिन के बाद में आप किसके मास्टर बन जाओगे, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के, इस पाचन तंत्र के मास्टर बन जाओगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, बस ध्यान से समझना है, ध्यान से चीजों को पढ़ना है। मैं कह रहा हूं मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं, जब मैं नहीं छोड़ रहा अपने क्लास तो आप क्यों छोड़ रहे हो। आपने तो मुझे पैसे भी दिए हैं, है कि नहीं है। अरे भैया आपने तो मुझे पैसे भी दिए हैं, आपको नहीं छोड़नी है भैया क्लासे। क्लास छोड़ोगे तो आपको नुकसान होगा, क्लासे नहीं छोड़नी है। रेगुलर क्लास लीजिए मेरे भाई, फायदा मिलेगा। और अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं उनके पास आप इस लिंक को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस बैच को ले सके, क्योंकि 29 रुपए मात्र में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा भैया, ठीक है। लोग वाग इसी चीज के 1000-1000, 500-500 रुपए, 2-2000 रुपए, खैर आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम रहा है कि बहुत कम फीस हो चुकी है, अच्छी बात है, हम भी कर रहे हैं। आगे अगर भगवान ने कुछ दाल रोटी दे दी तो हम भी भैया सब कुछ फ्री ही पढ़ाएंगे। पर करे क्या भाई, ये पेट है ना, सब कुछ करवा देता है। खैर छोड़ो इन बातों को, फिर भी कोई ज्यादा नहीं है कि नहीं है। आपकी इच्छा है, मस्त तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।